ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि जो बायोटेक का जो एप्लीकेशन वाला चैप्टर है, बायोटेक में 2 चैप्टर थे। तो एप्लीकेशन वाले चैप्टर में बायोटेक क्यों इंपॉर्टेंट है? सेकंड जो चैप्टर था वो बायोटेक क्यों इंपॉर्टेंट, क्यों तुम बायोटेक पढ़ना चाहते हो, इसका फायदा क्या है? बायोटेक का फायदा क्या है? यही ना, एप्लीकेशन। इसका क्या आप यूज करना पसंद करोगे? तो एनसीईआरटी बोलता है कि इसे हम लोग एग्रीकल्चर के फील्ड में यूज कर सकते हैं। अच्छी बात है। एग्रीकल्चर में आपने पिछले क्लास में सीखा भी था कि हमने बीटी कॉटन बना लिया हमने, ठीक है। एग्रीकल्चर के फील्ड में बीटी कॉटन बनाया, गोल्डन राइस बनाया अपने एग्रीकल्चर के फील्ड में। इसके अलावा आप यूज कर सकते हो मेडिसिन के फील्ड में। एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है बच्चा, मेडिसिन के फील्ड में इसका बड़ा यूज है। मेडिसिन के फील्ड में बायोटेक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अभी तक बायोटेक के हेल्प से हमने कई सारे रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट बनाए, यानी कि आप अपने जीन किसी ऑर्गेनिज्म में डालिए, आपका जीन है, ह्यूमन बीइंग का है, किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर डाला और वो प्रोटीन बनाएंगे। वो प्रोटीन आप यूज कर सकते हो क्योंकि वो आपका ही जीन था। तो अभी तक 30 टाइप्स के हमने रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट बनाए हैं, जिसमें से इंडिया में, याद रखना, 30 वर्ल्ड वाइड बना है, जिसमें से इंडिया में 20 को अलाउ किया गया है। ये एनसीईआरटी का लाइन है और ये नीट के पेपर में क्वेश्चन भी था ना। हमने कई सारे बनाए, जैसे हमने वैक्सीन भी बनाया है, लेकिन एनसीईआरटी से समझाने के लिए केवल यूज करेगा ना। ह्यूमन इंसुलिन, हुमोलिन पे बात करेंगे। इसके अलावा हमने वैक्सीन भी बनाया है, हमने इंटरफेरॉन भी बनाया है, ठीक है। इसके अलावा और कहां यूज है बायोटेक का? तो बायोटेक का इसके अलावा आप यूज देखिएगा तो कई और फील्ड में भी है। जैसे कि जो इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन हो रहा है, उस पॉल्यूशन को हटाने के लिए भी बायोटेक का इंपॉर्टेंट रोल है, जिसे हम लोग कहते हैं बायो रेमिडिएशन। बायो रेमिडिएशन, ठीक है। तो कई सारे बातें हम लोग करेंगे। बायो रेमिडिएशन एनसीईआरटी में ज्यादा नहीं दिया है, हम बस सुपर बग के बारे में पढ़ के छोड़ देंगे, सुपर बग के बारे में पढ़ के छोड़ देंगे, ठीक है। तो हम लोग फटाफट ना, बायोटेक का यूज क्या है, तो हम लोग बीमारी को जल्दी पता करने में, बोलते हैं ना कि जिस इंसान को कैंसर है या एड्स है, अगर उसे हम लोग पहले पता कर ले, किसी इंसान को कैंसर है या एड्स है, अगर पहले पता हो जाए तो उसकी बीमारी ठीक कर सकते। तो उसका पता चलेगा कैसे ना? अगर पहले पता चल जाए तो हम लोग उस बीमारी से बच सकते या मिनिमाइज कर सकते। जैसे कैंसर, कैंसर में टाइम बड़ा फैक्टर है, तो वहां पर बायोटेक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल करेगा। इसी को कहते हैं मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। एनसीईआरटी में एक टॉपिक है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, जहां बीमारी को बहुत जल्दी पता कर सकते हो अर्ली स्टेज में, ठीक है। तो बायोटेक का कुल मिलाकर के ये 4 पार्ट्स है ना। इसके अलावा कि कोई साइंटिस्ट बायोटेक का कोई प्रोडक्ट बनाता है, कोई बीटी कॉटन बनाता है, गोल्डन राइस बनाता है, कोई चूहे पे एक्सपेरिमेंट करता है, चूहे के अंदर में जीन डालता है, तो क्या वो इन्वायरमेंट के लिए अच्छा है, उस ऑर्गेनिज्म के लिए अच्छा है? तो इसलिए हमें एक पढ़ना है, एक टॉपिक पढ़ना है एनसीईआरटी में लास्ट में, इथिकल इश्यूज। इथिकल इश्यूज, आपने बीटी कॉटन बना तो दिया, लेकिन इस बीटी कॉटन को कोई कौ भी खाएगा, कोई दूसरे एनिमल्स भी खाएंगे और उन्हें नुकसान पहुंच सकता है। तो एक तरह से इन्वायरमेंट के लिए खराब है, हमारे इकोसिस्टम के लिए खराब है। तो क्या हमें उस पर बात नहीं करनी चाहिए? बायोटेक निगेटिव नहीं है हमारे लिए। हम चूहे पे एक्सपेरिमेंट करते, चूहा मर जाता है, मंकी पे एक्सपेरिमेंट करते, मंकी मर जाता है। तो एक तरह से वो नुकसान भी तो है, हम लोग उसका गलत यूज कर रहे। तो इस पे बात करेंगे। लास्ट, जो साइंटिस्ट कोई नया प्रोडक्ट बनाता है तो अपने नाम पे गवर्नमेंट उसे पेटेंट देती है, जिसे कहेंगे हम लोग बायो पेटेंट। कोई भी साइंटिस्ट कुछ नया चीज बनाता है तो गवर्नमेंट उसे एक पेटेंटिंग देती है कि इसका कोई दूसरा कोई यूज ना कर सके। मैंने अगर वैक्सीन बनाया है तो मेरा उस पे नाम हो और मेरा मुझे ज्ञान में ना लेकर के, यानी मेरा
मुझसे बिना बात किए हुए कोई दूसरा लोग इसका यूज ना कर पाए। लेकिन ऐसा होता है, इसका उल्टा देखा जा रहा है, जिसे हम लोग कहते हैं बायोपैरेसी। साइंटिस्ट कुछ बनाते हैं लेकिन दूसरे साइंटिस्ट उसका गलत यूज करते हैं, उसे कहते हैं बायोपैरेसी। तो इंडियन गवर्नमेंट इस पे कुछ काम करेगी, वो लास्ट टॉपिक है। इंडियन गवर्नमेंट इसके लिए कुछ रूल्स बनाती है, ठीक है, ये दे रखा है। तो ओवरऑल अगर एनसीईआरटी को तुम रीड करोगे तो यही आपको पूरा चैप्टर में कवर्ड है। बस पूरे चैप्टर्स में देखिएगा यही कवर्ड है। हमने पहले भी बात की है, बहुत ही आसान आसान सा टॉपिक है, हमने पहले भी कवर किया पिछले क्लास में, ठीक है। तो हमने एग्रीकल्चर फील्ड में कई सारे प्रोडक्ट्स बनाए थे जो सबको याद है। जैसे कि हमने बना दिया था आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट गोल्डन राइस, आई थिंक ये सबको याद है, इस पे बातें नहीं करना है अब हमें। गोल्डन राइस क्यों बनाया, कैसे बनाया, आपने बहुत अच्छे से पिछले क्लास में पढ़ लिया। सेकंड हमने बनाया फ्लेवर सेवर, हमने इस पे भी बात कर ली है। एक ऐसा टमाटर बनाने की बात कर रहे हैं जो पकेगा तो जरूर, लेकिन उसमें पकने का टाइम डिले हो जाएगा, स्लो पकेगा, पकेगा लेकिन धीरे धीरे पकेगा, तो लॉन्ग लास्टिंग होगा, लंबे दिनों तक वो रह सकता है, वो बात कर लिया। तीसरा हमने बात किया था पिछले क्लास में, हमने बनाया था भाई, इसके अलावा हमने बनाया बीटी कॉटन, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल। अब वो बहुत डिटेल से बताया कि इंडिया में क्यों बीटी कॉटन को अलाउ नहीं मिला अभी तक, या ब्रिंजल को अलाउ नहीं मिला है। आपको बताया था, बहुत अच्छे से समझाया था कि इंडियन मार्केट में बीटी कॉटन अलाउड है, ब्रिंजल को बैन कर दिया गया। क्यों, ये आपको बहुत अच्छे से बताया था। इसके अलावा आपको देखना था कि यहां पास आएंगे एक वर्ड, निमैटोड्स रेजिस्टेंट प्लांट, जो सबसे खतरनाक ये चैप्टर का टॉपिक माना जाता है। निमैटोड रेजिस्टेंट प्लांट जो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसे समझने में बच्चा गलती करता है। आप एनसीईआरटी कितने बार भी पढ़ो, आप एनसीईआरटी में निमैटोड रेजिस्टेंट जो लिखा है, आरएनए साइलेंसिंग का जो मेथड लिखा है, आप एनसीईआरटी में कितने बार भी पढ़ो, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ये मेरा चैलेंज है, क्योंकि एनसीईआरटी ने खुद लिख दिया है कि इट इज अ नोवेल स्ट्रैटेजी। एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है इस टॉपिक में कि साइंटिस्ट ने एक नोवेल स्ट्रैटेजी यूज किया। नोवेल कहने का मतलब थोड़ा नया आइडिया, नया रिसर्च, और जिस साइंटिस्ट ने ये आइडिया दिया था, दे गॉट द नोबेल प्राइज। इसलिए ये आपको समझने में थोड़ा खतरनाक लगता है, आपको डिफिकल्टी होती है, तो हम लोग इस पे डिटेल से आज बात करेंगे। आज हम लोग डिटेल से बात करेंगे, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं। और कुछ बच्चे महाअनुभव हैं, ठीक है, अभी तक नहीं है तो पता नहीं वो एग्जाम में भी ऐसे ही करेंगे, ठीक है भाई। तो जो हैं उन पाइए, जो खोया सोया वो खोया, ठीक है। फिर वो आएंगे बच्चे, सर वो समझ में नहीं आया, तो वही बच्चे कुछ भी लिख के आते हैं एग्जाम में। आ गया क्वेश्चन, निमैटोड रेजिस्टेंट कैसे बनाएंगे, आरएनए इंटरफेरेंस क्या होता है, डीएनए जीन साइलेंसिंग होता क्या है, तो बस लिख देंगे जीन साइलेंट हो गया, तो 5 नंबर के मार्क्स में आधे मार्क्स दे दिया जाए, अच्छी बात है। और फिर बोलेंगे मार्क्स कम हो गए, चलो ठीक है। तो टॉपिक ये है, पहले टॉपिक के अंदर जाओ। उस टॉपिक का नाम है जीन साइलेंसिंग, जीन साइलेंसिंग, ठीक है, जीन साइलेंसिंग। इसी को हम लोग कहते हैं आरएनए इंटरफेरेंस, आरएनए इंटरफेरेंस, आरएनए इंटरफेरेंस, ठीक है। इसी को एनसीईआरटी शॉर्ट में लिखता है आरएनएआई। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। मान लीजिए कि कोई प्लांट है, ये XYZ कोई भी प्लांट है, ये प्लांट है, ये उसका रूट है, ये स्टेम है और ये लीफ है। मैंने एक हाइपोथेटिकल एक प्लांट बना दिया, एक प्लांट है, एक हेल्दी प्लांट है। इसके ऊपर, इसके ऊपर कोई निमैटोड्स अटैक करता है, इसके ऊपर कोई निमैटोड्स आता है, निमैटोड्स हम पे भी अटैक करता है। एनसीईआरटी का लाइन ही
कि जो निमैटोड से हमको भी नुकसान पहुंचाते हैं, प्लांट पे भी अटैक करते हैं। तो क्वेश्चन ये आएगा, निमैटोड्स किस पे अटैक करते हैं? तो बोले केवल प्लांट्स पे नहीं करता, ये एनिमल्स पे भी अटैक करते हैं। बोले ठीक है, ये निमैटोड्स है। ठीक है सर, निमैटोड्स करेगा क्या? तो सबसे पहली बार जो निमैटोड्स का नाम क्या है वो इंपॉर्टेंट है। निमैटोड्स का नाम क्या है? मेलाडोगानी इनकॉग्निशिया। ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। तो पहला तो आपका इस पैरासाइट का नेम को अच्छे से याद रखना है। बोले ठीक है सर, करता क्या है? तो जो निमैटोड्स है वो क्या करेगा? जो निमैटोड्स है वो इसके रूट पे अटैक करेगा। ठीक है, मैंने जानबूझ के फिगर बनाया था ऊपर के साइड में, क्योंकि क्वेश्चन ये आता है कि किस पे अटैक करेगा। आंसर इज द रूट। और जो रूट के सेल है, जो रूट के सेल है उनके अंदर में जो भी फ्लूइड पार्ट है, फ्लूइड सेल के अंदर में जो फ्लूइड पार्ट होगा साइटोप्लाज्म, उसे इनटेक करेगा, खाएगा। रूट को नुकसान पहुंचेगा, रूट नुकसान हो जाएगा, रूट खराब कर देगा। अगर रूट खराब हो गया, सोचिए अगर किसी प्लांट का रूट खराब हो गया तो रूट से ही पानी एब्जॉर्ब होता है, मिनरल्स एब्जॉर्ब होते हैं। तो अगर रूट ही खराब हो गया तो प्रोडक्शन क्या होगा? प्रोडक्शन क्या होगा? अगर किसी प्लांट का रूट खराब हो गया तो प्रोडक्शन घट जाएगा, यील्ड घट जाएगा। बोले ठीक है। अब हम लोग करें क्या? हमने क्या किया, इस जो पैरासाइट है, ध्यान से सुनिए, जो पैरासाइट है यानी जिसका नाम है, जो पैरासाइट है जिसका नाम है निमैटोड मेलाडोगानी इनकॉग्निशिया, अगर हम किसी तरह से इस निमैटोड, ये जो रेड वाला है ये निमैटोड से, इसका मैंने एक सेल बना दिया, ये एक सेल बना दिया, निमैटोड्स का एक सेल है ना। इस सेल के अंदर उसका डीएनए, निमैटोड्स का ये डीएनए, ध्यान से सुनना, निमैटोड्स जो है मेलाडोगानी इनकॉग्निशिया, ये उसका डीएनए। डीएनए के पार्ट को आप जीन कहते हो। अब डीएनए के पार्ट को क्या कहते हो? जीन कहते हो ना। ये जीन क्या बनाएगा सर? जीन से ट्रांसक्रिप्शन करके एमआरएनए बनेंगे, एमआरएनए बनेगा। और एमआरएनए से सर बनेंगे प्रोटीन, एमआरएनए से बनेंगे क्या? प्रोटीन। और ये प्रोटीन उसके लाइफ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, यानी ये इंपॉर्टेंट प्रोटीन बनाने वाला जीन है। ध्यान से सुनिएगा, निमैटोड्स के अंदर में कोई जीन है, ये ग्रीन वाला कोई जीन है एक्स नाम का। तो ये जीन ट्रांसक्रिप्शन से एमआरएनए बनाएगा, एमआरएनए से प्रोटीन बनाएगा। ये प्रोटीन उसके लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटीन है। हमने अगर टारगेट करके, अगर हमने टारगेट करके इसके एमआरएनए को इंटरफेयर कर दिया, देखिए नाम में क्या लिखा है, आरएनए इंटरफेरेंस। अगर हमने आरएनए में इंटरफेयर किया, बोलते हो ना मेरे लाइफ में इंटरफेयर मत करो ना, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं, इंटरफेयर मत करो। तो हमने क्या किया, निमैटोड्स के आरएनए में, निमैटोड्स के आरएनए में इंटरफेयर करके अगर किसी तरह से उसे तोड़ दे, निमैटोड्स का आरएनए को तोड़ दे, इंटरफेयर कर गया, इसलिए नाम है आरएनए इंटरफेरेंस। आरएनए को इंटरफेयर कीजिए, तोड़ दीजिए। अगर आरएनए डिग्रेड हो गया तो क्या प्रोटीन बनेगा? क्या प्रोटीन बनेगा? और प्रोटीन अगर नहीं बनेगा, ये प्रोटीन उसके लाइफ के लिए एसेंशियल था, जरूरी था। जैसे हमारे अंदर में इंसुलिन हार्मोन बनना जरूरी है, और मेरे अंदर में तुमने इंसुलिन बनाने वाले जो आरएनए उसको तोड़ दिया, इंटरफेयर कर दिया, तो इस जीन का कोई वैल्यू रहा क्या? इस जीन का क्या वैल्यू रहा? बोले नहीं सर, आपने जीन तो है लेकिन आप आरएनए को तोड़ दिए। तो सर ओवरऑल जीन का काम तो प्रोटीन बनाना होता है, प्रोटीन तो बनेगा नहीं, तो जीन बेकार हो गया सर, इसलिए इसे कहा जीन साइलेंसिंग। जीन साइलेंट हो गया इसलिए नाम पड़ा जीन साइलेंसिंग। जीन को आपने साइलेंट कर दिया तो टॉपिक का नाम है जीन साइलेंसिंग। कैसे भाई, कैसे किया? हमने आरएनए को इंटरफेयर कर दिया, आरएनए में इंटरफेयर किया, आरएनए खराब कर दिया, प्रोटीन नहीं बनेगा, तो निमैटोड्स इस प्रोटीन के बिना मर जाएगा। अब साइंटिस्ट कैसे बनाए भाई?
साइंटिस्ट कैसे बने, ध्यान से सुनिएगा। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, जो प्लांट है कौन है, टोबैको प्लांट। ये आपका टोबैको प्लांट था। इस टोबैको प्लांट में उन्होंने जीन को ऐड कर दिया। ये टोबैको प्लांट है, ये रूट, ये स्टेम, ये लीफ। उन्होंने इस टोबैको प्लांट में बाहर से कुछ जीन्स ऐड की। क्वेश्चन आएगा कैसे ऐड कर दी, इस प्लांट में फॉरेन जीन कैसे डाल दिया? तो बोलिएगा एग्रोबैक्टीरियम, एग्रोबैक्टीरियम नाम के बैक्टीरिया के हेल्प से। एनसीईआरटी का लाइन है, एग्रोबैक्टीरियम बेस्ड एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेसियंस। उस बैक्टीरिया के हेल्प से मैंने यहां पास फॉरेन जीन को इंसर्ट कर दिया। तो क्या केवल एक सेल में करेंगे सर? नहीं, एक सेल में नहीं करना है। हमें टिश्यू कल्चर वाला बताया था ना पिछले क्लास में, हम एक सेल के अंदर डालेंगे, उससे प्लांट बनाएंगे। ये जो पूरा प्लांट होगा वो ट्रांसजेनिक प्लांट होगा। ये पूरा प्लांट क्या है? ट्रांसजेनिक प्लांट है। इसके हर सेल में फॉरेन जीन को ऐड किया गया है। किसके हेल्प से? याद रखिएगा, तो जो है उसका नाम है एग्रोबैक्टीरियम। एग्रोबैक्टीरियम, बोले ठीक है, एग्रोबैक्टीरियम के हेल्प से मैंने जीन को डाल दिया। सर कौन सा जीन? वेट कीजिए, हमने जीन ऐसा डाला है, इस प्लांट के अंदर में ऐसे जीन डाले हैं जिससे ये, ध्यान से सुनिए, तो मैंने क्या किया, ऐसा जीन डाला, ये मान लिया रूट का सेल है, मैंने इसके अंदर ऐसे जीन डाले हैं। एक्चुअली में मैंने दो जीन ऐड किए इस प्लांट के अंदर में, जीन ए और जीन बी। मैंने दो जीन ऐड किए, जीन ए और जीन बी, दो जीन ऐड कर दिए प्लांट के अंदर। तो फॉरेन जीन का आना ट्रांसजेनिक होता है, एग्रोबैक्टीरियम के हेल्प से डाल दिया। जीन ए क्या करेगा? आरएनए बनाएगा, 5'2'3', 5'2'3' आरएनए बनाया। इसे हम कहेंगे सेंस स्ट्रैंड। इसे क्या कहेंगे? सेंस स्ट्रैंड। बीबी बनाएगा 5'2'3', 5'2'3'। तो हमारे पास दो आरएनए हो गए, दो आरएनए हो गए, एक हरा वाला और एक ब्लू वाला। ये दोनों आरएनए, ये दोनों आरएनए देखिएगा, ये दोनों आरएनए, हरा वाला जो है 5'2'3" और जो ब्लू वाला है उसको देखिए, ध्यान से सुनिएगा। इसका एक मिनट, कलर चेंज करते हैं। इसका 3'2'5'। बना तो 5'2'3" है, बना 5'2'3" है, लेकिन पहले वाले का 5'2'3" और दूसरे वाले का 3 से 5' एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो दोनों मिल करके बन गए डबल स्टैंडर्ड आरएनए। क्या बन गया? डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन गए। तो साइंटिस्ट ने जानबूझ करके दो जीन डाला, जीन ए, जीन बी। जीन ए ने आरएनए बनाए, जीन बी ने भी आरएनए बनाए, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। इसलिए हमने नाम दिया, एक का कहा सेंस आरएनए और एक का नाम दिया एंटी सेंस आरएनए। तो दो एमआरएनए बने, एक का नाम सेंस एमआरएनए और एक का नाम एंटी सेंस। दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो बन गए डबल स्टैंडर्ड आरएनए। क्लियर है यहां तक? इस डबल स्टैंडर्ड आरएनए के पास एक एंजाइम आएगा, एक एंजाइम आएगा जिसका नाम है डाइसर। डाइसर क्या करता है, इस डबल स्टैंडर्ड आरएनए है वो बड़ा है, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देगा, उसे छोटे छोटे पार्ट्स में कट कर देगा। तो ये जो आपका आरएनए था डबल स्टैंडर्ड, ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गए, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गए। ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गए विद द हेल्प ऑफ ए एंजाइम नोन एज डाइसर। क्लियर है यहां तक? यानी कि प्लांट के रूट में ऐसी कहानी चल रही है। जो टोबैको प्लांट है, मैंने जीन डाला, जीन ए सेंस आरएनए बनाएगा, जीन बी उसका कॉम्प्लीमेंट्री है, इसलिए कहा एंटी सेंस आरएनए। तो एक सेंस, एक एंटी सेंस, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो बन गए डबल स्टैंडर्ड आरएनए। अब एक एंजाइम आएगा जिसका नाम है डाइसर,
जो इसे छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देगा, छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देगा। इसकी ज्यादा डिटेल में नहीं जानना है। इस छोटा जो आरएनए उसे एसआई आरएनए कहते हैं, स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए, स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए कहते हैं। ठीक है, ये टोबैको के प्लांट में ऐसा बन चुका है। एनसीईआरटी का लाइन है बच्चा, सेलुलर डिफेंस है, यानी कि टोबैको के सेल में ऐसी कहानी हो चुकी है। टोबैको का रूट में भी है, स्टेम में भी है, लीफ में भी। तो मैंने रूट का पार्ट ले लिया, रूट के अंदर में वापस से सीख लो, ऐसे ऐसे ढेर सारे स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए बन चुके हैं, छोटे छोटे। अब जैसे ही यहां निमैटोड्स आएगा, अब सेकंड फिगर को बहुत ध्यान से सुनना, जैसे ही यहां निमैटोड्स आएगा रूट पे अटैक करेगा, ये रूट है, ठीक है। अब यहां कौन आने वाला है, निमैटोड्स। इसके हर सेल में देखो, ये मैंने बड़ा सा सेल बना दिया कि आपको कंफ्यूजन ना हो, ये बड़ा सा सेल बना दिया, टोबैको प्लांट का मैंने एक सेल बना दिया। इस सेल के अंदर में, इस सेल के अंदर में छोटे छोटे डबल स्टैंडर्ड आरएनए है, जिसे हम लोग कहते हैं एसआई आरएनए। अब यहां निमैटोड्स आएगा, निमैटोड्स अटैक करता है रूट पे, ये निमैटोड्स है। निमैटोड सेल को सक करेगा, सेल पे अटैक करेगा, वहां के साइटोप्लाज्म को सक करेगा, खाएगा। वो पैरासाइट है ना, तो वहां के साइटोप्लाज्म को सेल से इनटेक करेगा, वहां के प्रोटीन वगैरह को खाएगा। तो जैसे ही सक करेगा तो सोचिए ना, स्मॉल इंटरफेयर जो आरएनए है वो इंटर कर गया निमैटोड्स के अंदर, निमैटोड्स के अंदर चला गया। बोले ठीक है, निमैटोड्स के अंदर चला गया, क्या करेगा। तो मैंने क्या किया, निमैटोड्स है, ये लिख देता हूं, रेड कलर का जो मैंने बनाया ये निमैटोड्स, ये निमैटोड्स। अब निमैटोड्स का मैंने एक सेल बना लेता हूं, निमैटोड्स बहुत सारे मल्टी सेलुलर है ना, तो मैंने ये सेल बना दिया। तो मैंने बड़ा सा एक सेल बना दिया कि चीजें आपको समझ में आए। ये मैंने निमैटोड्स का एक सेल बना दिया। निमैटोड्स, एनसीईआरटी का लाइन पिक करना, निमैटोड्स के अंदर में ये उसका डीएनए है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। डीएनए के पार्ट को जीन कहते हैं। तो ये निमैटोड स्पेसिफिक जीन एनसीईआरटी ने लिखा है। हमने स्पेशल एक जीन को टारगेट किया, ये व्हाइट वाला जीन बड़ा इंपॉर्टेंट है निमैटोड्स के लाइफ के लिए। क्यों? क्योंकि ये डीएनए ट्रांसक्रिप्शन से करेगा एमआरएनए। क्या बनाया? एमआरएनए, 5' to 3', 5' to 3' एमआरएनए बने, ठीक है। और इस सेल के अंदर, इस सेल के अंदर में आ चुका है कौन, कौन आ गया भाई, आपको बताया था, ये आ चुका है एसआई आरएनए, स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए। यहां उसे मिलेगा एक स्पेशल प्रोटीन, इसके बारे में बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं है, स्पेशल एक प्रोटीन मिलेगा, ये प्रोटीन से जाके जुड़ जाएंगे, ये प्रोटीन से जाके जुड़ जाएंगे, प्रोटीन से जाके जुड़ जाएंगे। और जो प्रोटीन है, जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए है, उनमें से एक स्टैंड को अलग कर देगा, तोड़ देगा। ये जो पूरा एक कॉम्प्लेक्स बना, इसे कहते हैं RISC कॉम्प्लेक्स। फुल फॉर्म ज्यादा मत जानिए, बस ये जानिए प्रोटीन ने एक कॉम्प्लेक्स बना लिया, और इस कॉम्प्लेक्स के हेल्प से धीरे धीरे मान लीजिए कि जो हरा वाला पार्ट है, ग्रीन वाला पार्ट है, टूट जाएगा आरएनए का, केवल बचेंगे सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए बचेगा। और यहां तो ये जो प्रोटीन से मिलने से कॉम्प्लेक्स बना, रिस कॉम्प्लेक्स, उसने हरे वाले स्टैंड को ग्रीन वाले को तोड़ दिया। अब ये जो रिस कॉम्प्लेक्स है वो मूव करेगा, वो मूव करके आएगा यहां, वो मूव करके आएगा निमैटोड्स के एमआरएनए पे, निमैटोड्स के एमआरएनए पे जाएगा और जा करके उसके एमआरएनए से बाइंड करेगा, उसके एमआरएनए से बाइंड करेगा, और ये अपने आप को एक्टिवेट करेगा। निमैटोड्स का एमआरएनए उससे जाकर के रिस्क जुड़ गया, जुड़ने के बाद में दे विल डाइजेस्ट, दे विल
digest, they will cut the mRNA, they will cut the mRNA, they will cut the mRNA. अगर निमेटोड्स का mRNA कट हो गया, अगर निमेटोड्स का mRNA कट हो गया तो क्या प्रोटीन बनेंगे? क्या अब प्रोटीन बनेगा? और ये प्रोटीन उसके लाइफ के लिए एसेंशियल था, जरूरी था। मान लेते वो जो प्रोटीन है वो एटीपी बनाता होगा, वो उसके लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट था। तो अब ये प्रोटीन अगर नहीं बना तो जीन का तो फंक्शन ही नहीं कुछ हो रहा है। तो ये जीन अब हो गया साइलेंस, इसलिए इस मेथड को एनसीईआरटी ने कहा जीन साइलेंसिंग। जीन साइलेंट आपने कैसे किया? क्या डीएनए को तोड़ दिया? नहीं, हमने सर आरएनए को इंटरफेयर कर दिया, उसके आरएनए को इंटरफेयर किया, इसलिए टेक्निक का नाम आरएनए आई यानी आरएनए इंटरफेरेंस कहेंगे। इसका नाम आरएनए आई है, आरएनए इंटरफेरेंस कहेंगे। तो क्लैरिटी ऐसे आएगी, ध्यान से सुनिए मैंने क्या बोला। अब एनसीईआरटी को 100 बार पढ़ो, चैलेंज करता हूं 100 टाइम्स पढ़ो, आपको एक लाइन समझ में नहीं आएगा इस आरएनए इंटरफेरेंस में क्या लिखा है। एग्जाम में आएगा कुछ भी लिखोगे तो, क्योंकि तुम्हें आता ही नहीं। और एनसीईआरटी इसके लिए सॉरी भी बोलता है, क्योंकि ये नोवेल स्ट्रैटेजी है, एक नोबेल प्राइज जीता है इस पे। हाँ, तो मैं बताता हूं, वापस से बताता हूं, वापस से बताता हूं। मैंने ये बोला कि ये प्लांट है, एनसीईआरटी ने बाजाप्ता फिगर बनाया प्लांट का। सेकेंड पेज पे देखोगे तो पहले प्लांट में देखिए, प्लांट के अंदर में निमेटोड्स अटैक किया है, उस तरह से गांठ वांठ बना दिया है ना। ये नॉर्मल प्लांट था, नॉर्मल प्लांट था जिसके ऊपर में निमेटोड्स अटैक करता है और प्लांट को नुकसान पहुंचाता है। एनसीईआरटी ने एक दूसरा भी फिगर बनाया, एनसीईआरटी ने एक दूसरा फिगर भी बनाया। इस प्लांट के ऊपर में हमने जीन्स डाल दी, ये आपका ट्रांसजेनिक प्लांट है, हमने जीन डाल दिए, ये हो गया वही ट्रांसजेनिक प्लांट। इस ट्रांसजेनिक प्लांट के अंदर, इस ट्रांसजेनिक प्लांट के अंदर हमने भाई 2 तरह के जीन डाले। हमने कितने तरह के जीन डाले? 2 तरह के। एक जीन ए है और एक जीन बी है। एक जीन ए है और एक जीन बी है। जीन ए एमआरएनए बनाएगा, जीन बी वो भी एमआरएनए बनाएगा, दोनों 523 बनेंगे। एक एमआरएनए को कहेंगे सेंस आरएनए, एक को कहेंगे एंटी सेंस। 2 जीन है, 2 एमआरएनए बने, लेकिन दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। तो दोनों आपस में जाके बाइंड हो जाएंगे 523, और ये दूसरा 3 से 5 वाला एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री बाइंड हो गए। जब बाइंड हो गए तो ये बन गया डबल स्टैंडर्ड आरएनए। और जब डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनेगा तो एक एंजाइम आएगा डाइसर, जो काट देगा, जो काट देगा और ये छोटे छोटे आरएनए में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये छोटे छोटे आरएनए में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो आपको इतने डिटेल में नहीं जाना, छोटे छोटे आरएनए बन गए। इस छोटे आरएनए को मैंने कहा एसआई आरएनए, स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए। ये कहां बन चुका है? ये कहां बन चुका है? ये आपके टोबैको प्लांट के अंदर ये सब काम हो रहा है। अब जैसे ही यहां निमेटोड्स आएगा, निमेटोड्स आएगा, रूट को काटेगा, रूट के सेल के अंदर के जो भी प्रोटीन्स है, केमिकल्स उसे खाएगा। जैसे ही खाएगा तो ये स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए इस निमेटोड्स के सेल में एंटर कर गए। निमेटोड्स ने खाया तो निमेटोड्स के अंदर चले जा रहे। और ये निमेटोड्स का डीएनए था। डीएनए से क्या बनते हैं? आरएनए। क्या बनते हैं? आरएनए। और ये आरएनए क्या है? एमआरएनए। और जो भी एसआई आरएनए आया था, जो भी एसआई आरएनए आया था वो एक प्रोटीन से जुड़ गया,
और एक कॉम्प्लेक्स बनाया था रिस्क कॉम्प्लेक्स। रिस्क कॉम्प्लेक्स के हेल्प से वो एमआरएनए पे अटैच हो गए और अटैच होने के बाद क्या करेंगे, स्कैन करेंगे, एक तरह से स्कैन करेंगे उसके एमआरएनए को, और जहां जहां दोनों का सीक्वेंस मैच हो गया जुड़ गए। और जैसे ही वो जुड़ेगा वो जो आरएनए एमआरएनए उसको डाइजेस्ट करते जाएंगे। अगर एमआरएनए डाइजेस्ट हो गया, आरएनए को इंटरफेयर कर दिया, तो प्रोटीन नहीं बनेगा, और प्रोटीन नहीं बना तो वो निमैटोड अब सर्वाइव नहीं करेगा, वो निमैटोड्स मर जाएगा। तो ये निमैटोड्स की डेथ हो गई। तो इस प्लांट पे निमैटोड्स का अटैक नहीं हो रहा है। तो एनसीईआरटी ने सेकंड फिगर में नॉर्मल एक टोबैको प्लांट का फिगर बना के दिखाया है। यही कहानी है। लेकिन एनसीईआरटी अब दूसरा लाइन यूज करता है कि ये हमारे अंदर में भी होते, ये हमारे अंदर भी टेक्निक होता है। एनसीईआरटी लिखता है जो आरएनए इंटरफेरेंस का टेक्निक है, आरएनए इंटरफेरेंस का टेक्निक है प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोट्स। एनसीईआरटी का देखना लाइन, हम भी यूकैरियोट्स हैं, हमारे अंदर में भी होता होगा। बोले सर कैसे, कैसे हो जाएगा हमारे अंदर? एनसीईआरटी लिखता है ये आपका यूकैरियोट्स का सेल है, मान लीजिए लीवर का, किडनी का, ब्रेन का सेल है, हो गया। इस पे किसी वायरस ने अटैक कर दिया, किसी वायरस ने अटैक कर दिया, ये वायरस आया अटैक कर दिया, ये वायरस है अटैक कर दिया, अटैक कर दिया तो क्या लाया वायरस के पास में, आरएनए। वायरस के पास में क्या, आरएनए। तो हमारे अंदर में, हमारे अंदर में इसी तरह से बनेंगे सेंस स्टैंड, एंटी सेंस स्टैंड, डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनेगा, फिर वो एसआई आरएनए बनेंगे, फिर वो रिस्क कॉम्प्लेक्स बनेगा और जाके जुड़ते चले जाएंगे और इस वायरस के आरएनए को तोड़ देंगे। तो वायरस का आरएनए इंटरफेयर हो गया, खत्म हो गया, और ये पैथोजन मर जाएगा। हमारे अंदर में भी ऐसे लड़ने की तरीके, एनसीईआरटी का लाइन है सेलुलर डिफेंस। हमारे सेल के अंदर में ये डिफेंस का काम करता है, कौन, आरएनए आई का कॉन्सेप्ट। लेकिन तुम बोलोगे सर ये हमारे अंदर में या प्लांट के अंदर में, सर ये डबल स्टैंडर्ड, ये सेंस और एंटी सेंस आए कहां से? अब एनसीईआरटी का लाइन है पढ़ना, द सोर्स ऑफ आरएनए। एनसीईआरटी का लाइन है ये आपके अंदर में कहां से पहुंच गए भाई, सेंस और एंटी सेंस वाले। तो एनसीईआरटी खुद इसको एक्सप्लेन करता है जो किसी को समझ में आता नहीं। एनसीईआरटी एक्सप्लेन करता है लेकिन समझ में किसी को नहीं आता। बोले कहां से आया सर, ध्यान से देखो। मान लो ये एक प्लांट सेल है, ये प्लांट सेल है, बोले ठीक है ये प्लांट सेल है। इस प्लांट पे एक वायरस ने अटैक किया, वायरस ने अटैक किया, और इस वायरस के अंदर में जो जेनेटिक मटेरियल है वो डबल स्टैंडर्ड आरएनए। इस वायरस के अंदर में जो जेनेटिक मटेरियल है वो डबल स्टैंडर्ड आरएनए। इसने तुम्हारे ऊपर अटैक किया और डबल स्टैंडर्ड आरएनए को ले जाकर के यहां छोड़ दिया। वायरस को हम लोग जो प्रोटीन पार्ट है उसको डिग्रेड कर देंगे, खत्म कर देंगे, लेकिन जो उसका जेनेटिक मटेरियल है डबल स्टैंडर्ड आरएनए है, उसे हम लोग यूज करेंगे, यही है बच्चा, एसआई आरएनए बनाने में। तो मेरे ऊपर वायरस आया, वायरस को मैंने मार दिया, उसके जेनेटिक मटेरियल जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए थे उसी को मैं अब यूज करूंगा एज ए सोर्स ऑफ सेंस स्टैंड, एंटी सेंस स्टैंड, जिससे कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा, जिससे कि हमारे बनेंगे एसआई आरएनए, जिससे हमारा बनेगा एसआई आरएनए। तो एनसीईआरटी का लाइन पढ़ो, द सोर्स ऑफ सेंस और एंटी सेंस आरएनए। एक तरीका है जब वायरस हम पे अटैक करता है तो वायरस के जेनेटिक मटेरियल, अगर वो वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल आरएनए वाले, डबल स्टैंडर्ड आरएनए वाले, तो उनको ही यूज कर लेंगे और मेरे अंदर में डबल स्टैंडर्ड आरएनए आ गया, एक सोर्स हो गया। दूसरा सोर्स है बड़ा खतरनाक है, एनसीईआरटी लिखता है, एक वर्ड लिखता है ट्रांसपोजोन। समझिए पहले ट्रांसपोजोन, इसी को हम लोग कहते हैं इसी को हम लोग कहते हैं बच्चा जंपिंग जीन।
देखो नाम में लिखा है जंपिंग जीन। इसे पहली बार एक साइंटिस्ट ने ढूंढा था, एक लेडी थी साइंटिस्ट जिनका नाम था बारबारा मैक्लिंटॉक। तो नीट के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। साइंटिस्ट का नाम था बारबारा मैक्लिंटॉक, याद रहेगा? बोले हाँ। इसे हम लोग लेडी मेंडल भी कहते, इसे हम लोग लेडी मेंडल भी कहते। इन्हें भी नोबेल प्राइज दिया गया क्योंकि उन्होंने ढूंढा जंपिंग जीन। बोले सर ये क्या होता है, जंपिंग जीन होता क्या है? सिंपल भाषा में, ये आपके अंदर क्रोमोसोम 1 है और ये आपके अंदर क्रोमोसोम 9 है। 9 है, क्रोमोसोम में 1 है और एक 9 है। क्रोमोसोम 1 पे जो जीन है ध्यान से सुनना, क्रोमोसोम 1 पे जो जीन है वो जीन ने एमआरएनए बनाया। एमआरएनए बनाया, जीन है एमआरएनए बनेगा। इस एमआरएनए ने अपने आप को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करके डीएनए में कन्वर्ट कर लिया। अपने आप को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करके डीएनए में कन्वर्ट किया और ये जाकर के यहां बैठ जाएंगे, ये जाकर के यहां बैठ जाएंगे। तो सिंपल भाषा में सीखिए, जो जीन यहां पास था क्रोमोसोम 1 पे, उसने अपने आप को डबल किया और जाकर के कहां बैठ गया? 9 पे। तो ये वाला जीन मूव नहीं करता। अगर तुम्हारे अंदर लग रहा है कि वहां से निकल करके कहीं चला जाता, ऐसा नहीं। उसका कॉपीज यहां से निकल करके दूसरे जगह शिफ्ट हो गया, दूसरे जगह शिफ्ट हो गया, यानी जीन का डबलिंग हो रहा है एक तरह से। तो यही बोल रहा है कि जीन पहले तो 1 नंबर पे था वो, अब तो मुझे 9 नंबर पे दिख रहा है। तो एक जगह से दूसरे जगह शिफ्टिंग चल रहा है उसकी कॉपीज का, उसके कॉपीज का शिफ्टिंग हो रहा है। पहले 1 थे, 9 पे, 16 पे चला गया। तो इस शिफ्टिंग को ही कहते हैं जंपिंग जीन। नाम में यही लग रहा है जंप कर रहा है। तो जंप एक्चुअली में वैसा होता नहीं। जंप कहने का मतलब है कि उसने आरएनए बनाया, आरएनए से अब डीएनए बनेंगे, ये डीएनए दूसरे जगह जाके मर्ज हो जाएगा। तो मान लीजिए यहां पर एक्स नाम का जीन था, तो एक्स नाम का जीन तो अब 9 पे भी दिख रहा है। एक्स नाम का जीन अब क्रोमोसोम नंबर 22 पे भी दिख रहा है। तो साइंटिस्ट बोलेगा अरे ये जीन तो 1 पे था, 22 पे भी दिख रहा है, तो ये जीन अपने आप को एक से दूसरे जगह स्विच कर रहा है, तो इसलिए नाम दिया जंपिंग जीन। साइंटिस्ट का नाम इंपॉर्टेंट है, बारबारा मैक्लिंटॉक। सेकंड चीज, सर ये कैसे हमारे अंदर में आरएनए इंटरफेरेंस कॉज करेगा? एनसीईआरटी का लाइन है, द सोर्स ऑफ सेंस और एंटी सेंस, सोर्स ऑफ सेंस और एंटी सेंस बाय द ट्रांसपोजोन। यही है ना जो तुम्हें डिफिकल्ट लगता है, द सोर्स ऑफ सेंस एंड एंटी सेंस कहां से आया? तो बोलता है ट्रांसपोजोन। और एनसीईआरटी एक लाइन लिखेगा तुम्हें कुछ नहीं पता चलेगा, लिखेगा आरएनए टू डीएनए इंटरमीडिएट करके। अब वो क्या कहता है ध्यान से सुनना, अब समझ में आएगा तुम्हें। देखो ध्यान से, देखिए मान लीजिए ये क्रोमोसोम नंबर 1 है और यहां पर आपका जीन है, ये जीन है, ठीक, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ठीक है। अब ये जो जीन है ट्रांसक्रिप्शन करके क्या बनाएगा? बोलेगा सर आरएनए बनाएंगे। क्या बना? आरएनए। ध्यान से सुनना, अब ये आरएनए अपने आप को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कर दे। ये आरएनए था, ध्यान से सुनना, डीएनए से क्या बना? आरएनए। इसकी मर्जी, कभी कभी क्या होता है ये आरएनए अपने आप को डबल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट कर लेगा। हो गया। और ये आपके क्रोमोसोम नंबर 10 पे, क्रोमोसोम नंबर 10 पे जाके बैठ गया, ठीक है। तो कैसे काम करता है कुछ क्लियर हुआ? जीन क्रोमोसोम नंबर 1 पे था, उससे बने आरएनए, आरएनए ने रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन किया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन किया और वो बना डबल स्टैंडर्ड डीएनए। अब ये डीएनए जाके वहां बैठ गया। तो अब मुझे बताइए ये येलो वाले जीन के कितने कॉपीज है? तो बोले सर 2 कॉपीज है, 2 कॉपीज है। अब ध्यान से सुनना, अब मेरे से तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर होगा।
सर 2 कॉपीज है, तो यही हो गया बेटा जंपिंग जीन। अब ध्यान से सुनना, डीएनए ने अपने आप को जंप करा लिया। अब यहां से बना आरएनए 5'2'3', ये आपके बने सेंस स्ट्रैंड। यहां से एक बना 5'2'3', ये बने आपके एंटीसेंस। ये आरएनए एंटीसेंस और ये आरएनए सेंस। सेंस और एंटीसेंस दोनों एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री है। 5'2'3' सेंस और यहां 5'2'3 है, एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री है, जाके जुड़ गए, जाकर के जुड़ गए। अब बताओ क्या बना? सर डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन गई। 2 जीन थे, तो पहले वाले जीन ने एक आरएनए बनाया सेंस, दूसरे वाले जीन ने बनाया एंटीसेंस, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री बन गए डबल स्टैंडर्ड आरएनए। अब इस डबल स्टैंडर्ड आरएनए के ऊपर कौन बैठेगा? तो अब आगे की कहानी आपको मालूम है, डाइसर बैठेगा, तोड़ देगा, siRNA बनेंगे। और siRNA बना, अब आपके ऊपर कोई पैथोजन ने अटैक किया, अब आपके ऊपर में कोई आपके सेल में पैथोजन अटैक किया ना, तो आपके अंदर तो siRNA बन चुके हैं। आप उस पैथोजन के mRNA को तोड़ दीजिएगा। अगर पैथोजन का mRNA को आपने इंटरफेरेंस किया, उसको इंटरफेयर किया, तो इसी को तो कहा आरएनए इंटरफेरेंस। जिसे पैथोजन का आरएनए को आपने इंटरफेयर कर दिया, खराब कर दिया, तो उसका जीन एक्चुअली में एक तरह से काम करने लायक नहीं रहा, तो नाम इसी को दे दिया जीन साइलेंसिंग। जीन साइलेंसिंग। तो मैंने आज बहुत डिटेल से तुम्हें पढ़ाया, पता नहीं कितना तुम्हें समझ में आया। चलो आप बताओ किसे किसे ये वाला पार्ट क्लियर हो गया? चलो थोड़ा हैंड रेज करो। तो मैंने बस एनसीईआरटी में इतना ही है बेटा, तुम 100 बार पढ़ो नहीं समझ में आएगा। दुनिया कोई टीचर से पढ़ लो, कितना यूट्यूब पे भी देख लो, पूरा यूट्यूब छान मारो, तुम्हें कभी भी आरएनए साइलेंसिंग क्लियर नहीं होगा। आरएनए आई क्यों कहते हैं क्लियर नहीं होगा? क्योंकि साइंटिस्ट को 1997 में नोबेल प्राइज मिला। तो तुम्हें सिंपल से भाषा में बताने के लिए बहुत करना पड़ता है। ठीक है, तो मेरे में से अब क्लैरिटी है कि आपके अंदर जो ट्रांसपोजोन है उससे कैसे आप सेलुलर डिफेंस में यूज करोगे। तो बोले थे देखो सर, जंपिंग जीन है ना, तो जो जीन जंप करता होगा, एक से दूसरे जगह अपने कॉपीज बनाते रहता होगा, तो यही जो जीन है सर, वही हमारा बनाएगा सेंस स्टैंड, और दूसरा कॉपी बनाएगा एंटी सेंस स्टैंड। दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, जुड़ गए और बन गया डबल स्टैंडर्ड आरएनए। और डबल स्टैंडर्ड आरएनए से siRNA बनेंगे। और मेरे सेल पे कोई अटैक कर दिया, मेरे सेल के ऊपर कोई अटैक कर दिया, तो मैं उस पैथोजन को मार दूंगा। यही कहानी है, हमारे अंदर भी होता है। एनसीईआरटी ने लिखा है ये सभी यूकैरियोट्स में ऐसे होते हैं। टोबैको में एग्जैक्टली हो नहीं पा रहा था, तो हमने इस टेक्निक से बनाया। चलो ठीक है, तो यहां तक हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट पे हम लोग आए। नेक्स्ट पार्ट पे, नेक्स्ट जो है कि हमने बायोटेक के हेल्प से बहुत सारे ड्रग्स बनाने की कोशिश की। ठीक है, ये सब पढ़ लो ना, तो बाद में एग्जाम के दिन ना तुम बेटा कितना भी यूट्यूब देखते रहोगे, एक वर्ड समझ में नहीं आएगा। आरएनए साइलेंसिंग या जीन थेरेपी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता है। सर पैथोजन मरने को कैसे मरेगा? अगर तुम्हारे अंदर में, अगर मैं इंसुलिन ना बने तो तुम्हारा क्या होगा? अगर तुम्हारे अंदर में इंसुलिन हार्मोन ना बने तो क्या होगा? बोले सर हमारे अंदर इंसुलिन हार्मोन नहीं बनेगा तो हमें बीमारी हो जाएगी, मर जाएंगे। सर तुम्हारे लिए लाइफ का जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटीन है, मान ली हीमोग्लोबिन, तुम्हारे लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट मैंने मान लिया हीमोग्लोबिन है, तो अगर हीमोग्लोबिन बनाने वाले जीन को मैंने साइलेंट कर दिया तो हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा। और हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा तो तुम सर्वाइव कैसे करोगे? तुम सर्वाइव कैसे करोगे? तो मैंने उस पैथोजन का सबसे इंपॉर्टेंट जो जीन है उसे टारगेट किया, साइंटिस्ट उसे टारगेट किया और उसी के आरएनए को डिग्रेड करने की कोशिश की। तो पहले हम पैथोजन को स्टडी करेंगे
उसके आरएनए को तोड़ने की कोशिश करेंगे। यही है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से, आरएनए डिग्रेड कैसे होगा? मैंने यही बताया कि जो आपका रिस्क कॉम्प्लेक्स था वो उससे जाके बाइंड कर जाए। ये निमेटोड्स का एमआरएनए है, ये आपका डाइसर है, ये आपका डाइसर है, ये आपका रिस्क कॉम्प्लेक्स था, रिस्क कॉम्प्लेक्स था, ये जाके ऐसे बाइंड कर गया। यही बताया था ना, ये ऐसे जाके बाइंड कर गया। इनके अंदर प्रॉपर्टीज है जो आज तक अभी तक क्लियर है ही नहीं, हाउ दे फंक्शन। एनसीईआरटी का वर्ड है नोवेल स्ट्रेटजी ना, ऐसा साइंटिस्ट ने देखा है, अभी बहुत ज्यादा रिसर्च भी नहीं, कि जब वहां पर इस आपका रिस्क कॉम्प्लेक्स जाके बाइंड करेगा तो उसके अंदर एंजाइमेटिक एक्टिविटीज है, वो एमआरएनए को लेफ्ट साइड और राइट साइड में कट करते चला जाएगा, कट करते चला, जहां बाइंड किया वहां कट मार देगा, वहां कट मार देगा। तो धीरे धीरे जो आपका पैथोजेन है उसके एमआरएनए धीरे धीरे टूटते चले गए, और एमआरएनए ही अगर टूट गया तो प्रोटीन नहीं बनेगा, एंजाइम्स नहीं बनेंगे, और एंजाइम या प्रोटीन जो इंपॉर्टेंट वाला अगर नहीं बना तो वो पैथोजन कैसे सरवाइव करेगा? तो यही मैकेनिज्म है, ठीक है। अब देखो सेकंड क्या बोला कि हमने, एक मिनट और किसी का डो, चलो, तो हमने एक बनाया मेडिसिन। कैसे मेडिसिन बनाना है? मेडिसिन में हम लोग कैसे यूज करेंगे बायोटेक के? तो हमें क्या करना है भाई, किसी का हाइट छोटा है, किसी का हाइट छोटा है, तो हमने ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बनाने वाले जीन को, HGH जीन को हमने बैक्टीरिया में डाल दिया, बैक्टीरिया ने लार्ज स्केल में वो हार्मोन बनाया और वो इंसान के अंदर डाल दीजिए। यानी कि आपको बायोटेक के हेल्प से क्या करना है, अपने जीन को आइसोलेट करना है, और कुछ जगह पे हम लोग आर्टिफिशियल डीएनए भी बना सकते हैं, आर्टिफिशियल जीन बनाया जा सकता है। अगर पॉसिबल है तो अपने जीन को लीजिए, बैक्टीरिया में डाल दीजिए, बैक्टीरिया ग्रोथ हार्मोन बनाएगा और ये आप इंसान के अंदर डाल दीजिए, हाइट ठीक हो जाएगा। इसी तरह से साइंटिस्ट ने इंटरफेरॉन बनाया लार्ज स्केल में। बोले सर ये इंटरफेरॉन क्या होता है? आप सभी को मालूम है वायरस से लड़ने के लिए एक केमिकल की जरूरत होती है, एक प्रोटीनेशियस केमिकल की जरूरत है, इंटरफेरॉन। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, हमारे अंदर इंटरफेरॉन नहीं है, हम वायरस से नहीं लड़ सकते या बहुत कम अमाउंट में, तो इंटरफेरॉन बनाने वाले जीन उसे बैक्टीरिया में डालिए, बैक्टीरिया क्या करेगा, लार्ज स्केल में इंटरफेरॉन बनाएगा, उसे आइसोलेट कीजिए और पेशेंट के अंदर डालिए। एनसीईआरटी पढ़ो, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में कुछ इंटरफेरॉन तो कैंसर में भी काम आते हैं, गामा इंटरफेरॉन कुछ पढ़ा आपने होगा। कुछ इंटरफेरॉन तो कैंसर वाले सेल से फाइट करने में भी हेल्प करते हैं। तो हम कैसे बनाएंगे? तो आरडीटी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की हेल्प से बनाएंगे, एक तरीका। सर और क्या बना सकते हो? अगर किसी इंसान को हीमोफीलिया है, फैक्टर 8 9 की कमी है, तो हम क्या करें, फैक्टर 8 के जीन को डाल दे बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया क्या बनाएगा, क्लॉटिंग फैक्टर बनाएगा, हम हीमोफीलिया का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, हीमोफीलिया का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने इसी तरह से हमने इंसुलिन बना लिया, ह्यूमन इंसुलिन बना लिया, तो हमने इसी तरह से कई सारे रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बनाए हैं। तो एनसीईआरटी कहता है वर्ल्ड वाइड साइंटिस्ट ने 30 टाइप्स के रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बनाए, 30 तरह के रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बनाने की कोशिश की, बने। इंडिया में कुछ इश्यूज है कि सेफ्टी को लेकर के, इसलिए इंडिया में इसमें 30 में से केवल अभी 12 अलाउड हैं। 12 रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट जो है इंडियन मार्केट में अलाउड किए गए हैं। कई तरह के बनेंगे, लेकिन एनसीईआरटी एक ही को डिटेल से समझाता है, ह्यूमन इंसुलिन कैसे बनाया गया। एनसीईआरटी एक ही को बहुत अच्छे से समझाता है, ह्यूमन इंसुलिन कैसे बनाया गया। तो मैंने आपको बोला था कि जिसे डायबिटीज होता है उनके अंदर इंसुलिन हार्मोन की कमी है, जिसे डायबिटीज है उनके अंदर में इंसुलिन हार्मोन की कमी है।
तो पहले के जमाने में कॉ को, डॉग को मार करके उनके इंसुलिन डाल दिया जाता था पेशेंट के अंदर। तो बहुत सारे लोग तो ठीक हो जाते थे, लेकिन बहुत सारे लोगों को एलर्जी होता था, यानी उनके बॉडी में ये काम नहीं कर पाता था। गाय का, डॉग को मार करके वहां से इंसुलिन निकालते थे, प्यूरिफाई करते थे, पेशेंट में डालते थे। तो कॉ का मेरे अंदर काम कैसे करेगा? तो कभी कभी हमारा इम्यून सिस्टम भी उस पर अटैक करने लगता था, हमारा इम्यून सिस्टम उससे लड़ाई करने लगता था, एलर्जी क्रिएट करने लगता था। तो बहुत सारे लोगों में वो एक्सेप्ट नहीं हो पाया। बोले ठीक है, लेकिन एक कंपनी है जिसने, इली लिली, जिसने ये प्रॉब्लम को सॉल्व करके दिया। लेकिन इली लिली ने क्या किया वो बहुत दूर की बात है। पहले ये जानो कि हमारे अंदर इंसुलिन कैसे काम करता है, हमारे अंदर इंसुलिन कैसे काम करता है, ये पहले डिटेल से जानोगे, तभी ये कंपनी तक पहुंच पाओगे। तो कहानी को ध्यान से सुनो। हमारे अंदर में जो पैंक्रियाज है, पैंक्रियाज के अंदर जो बीटा सेल है, आपको मालूम है ना, इस बीटा सेल के अंदर में बनता है इंसुलिन। एक्चुअली में इंसुलिन अभी नहीं बनता। हमारा जो पैंक्रियाज है वो इंसुलिन नहीं बनाता। वो इंसुलिन जो बनाता है वो इनएक्टिव बनाता है, जिसमें ए चेन होते हैं, एमाइनो एसिड 21 होते हैं। एक उसके अंदर में बी चेन होता है जिसके अंदर में 30 एमाइनो एसिड होते हैं, 30। तो टोटल हो गए 51। लेकिन जब इंसुलिन बनता है तो उनके अंदर में एक और चेन पाया जाता है, सी पेप्टाइड। तो एक्चुअली में जब हमारे अंदर इंसुलिन बनते हैं तो एक्टिव नहीं होता, वो अभी इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, जिसे प्रो इंसुलिन कहते हैं, जिसे आप प्रो इंसुलिन कहते हो। जैसे आप पेप्सिन को पेप्सिनोजिन कहते थे, इनएक्टिव। ट्रिप्सिनोजिन कहते थे, इनएक्टिव। तो अभी ए चेन है, एमाइनो एसिड का नंबर पूछा जाएगा, 21 है, बी में 30 है, और सी के अंदर में अलग अलग बुक में अलग अलग डाटा मिलेगा। लेकिन आप 33 भी याद कर सकते हो, अगर गूगल चेक करोगे तो गूगल में भी अलग अलग डाटा मिल सकते, कहीं 30 मिलेगा, कहीं 33 भी मिलेगा। तो जब अभी इनएक्टिव इंसुलिन है तो उसके अंदर टोटल 84 एमाइनो एसिड है, ए चेन में 21, बी में 30 और सी में 33। ये अभी इनएक्टिव है। इनएक्टिव वाले आपस में जुड़े होते हैं, ए और बी, यहां से सल्फर डाई सल्फाइड बॉन्ड से। ए और बी के बीच में 2 डाई सल्फाइड बॉन्ड होता है। हाँ, ध्यान से सुनना। और ए में आपस में इंट्रा, इंट्रा मतलब विद इन, उसी ए चेन में भी एक डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है। तो टोटल 3 डाइसल्फाइड बॉन्ड है, 2 जो है ए और बी को जोड़ने में, और एक जो है ए के में आपस में जोड़ने में होता है। तो टोटल ये कहानी। बाद में इसमें से सी पेप्टाइड को हटा लिया जाता है। बाद में सी पेप्टाइड को हटा लिया जाएगा तो यहां हो गए 21, आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड है, ए चेन है, और ये आपका ग्रीन वाला बी चेन है, 30 एमाइनो एसिड। तो क्वेश्चन ये कभी भी पूछा जाए कि इंसुलिन में कितने एमाइनो एसिड है, तो क्वेश्चन में ध्यान से वापस से पढ़िए। एक्टिव पूछा है, इनएक्टिव पूछा है। अगर प्रो इंसुलिन बोलेगा तो 84 करना है। अगर इंसुलिन केवल बोला यानी एक्टिव बोला तो उसमें सी पेप्टाइड नहीं है। तो यही क्वेश्चन भी है एनसीईआरटी में कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रो इंसुलिन एंड इंसुलिन। तो बोलिएगा सी पेप्टाइड का डिफरेंस। आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुटे हैं। कितने डाइसल्फाइड बॉन्ड है, क्लियर है सभी को? ठीक है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बोल रहा हूं, जो आपके अंदर में, ये आपके अंदर में मान लीजिए ये इंसुलिन बनाने वाला जीन था, जीन ने क्या बनाया, एमआरएनए। एमआरएनए से बने प्रोटीन, तो इस प्रोटीन के अंदर 3 चेन थे, याद है ना, ए चेन, बी चेन और सी पेप्टाइड। अभी इनएक्टिव है।
इंसुलिन कहां बन रहा है? आपके सेल में, और आपके सेल में एक सेल ऑर्गेनल है जिसका नाम है गोल्जी बॉडी। इस गोल्जी बॉडी के अंदर, इस गोल्जी बॉडी के अंदर ही प्रो इंसुलिन से बनता है इंसुलिन हार्मोन। प्रो इंसुलिन में मॉडिफिकेशन हुआ और ये बन गए इंसुलिन। कहां? गोल्जी बॉडी के अंदर। ध्यान से सुनना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन, बोले ठीक है। अब मुझे क्या करना है? अपना इंसुलिन जीन लेना है और बैक्टीरिया में डालना है। आपको अपना इंसुलिन जीन ले लीजिए, इंसुलिन जीन ले लिया और मैंने बैक्टीरिया के अंदर डाल दी। ठीक है, तो बैक्टीरिया ने बनाया एमआरएनए, एमआरएनए से बने इंसुलिन। कौन वाला? प्रो इंसुलिन, क्योंकि स्टार्टिंग में प्रो इंसुलिन ही बनता है। प्रो इंसुलिन बना, यानी इसमें ए चेन है, उसके अंदर में बी चेन है और उसके अंदर में सी पेप्टाइड है। सी पेप्टाइड है, आपस में दोनों जुड़े। तो बैक्टीरिया ने कौन सा इंसुलिन बनाया? सर, प्रो इंसुलिन। बैक्टीरिया ने कौन सा इंसुलिन बनाया? प्रो इंसुलिन। ध्यान से। अब क्या बैक्टीरिया के अंदर गोल्जी बॉडी होता है? बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स है, उनके अंदर में मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स नहीं होंगे, गोल्जी बॉडी नहीं होगा। तो क्या गोल्जी बॉडी नहीं है तो क्या मॉडिफिकेशन हो पाएगा? क्या यहां से सी पेप्टाइड हट पाएंगे? क्या यहां से सी पेप्टाइड हट पाएगा? क्या प्रो इंसुलिन एक्टिव इंसुलिन में कन्वर्ट हो पाएगा? क्या प्रो इंसुलिन एक्टिव इंसुलिन में कन्वर्ट हो पाएगा? आप बोलेगा नहीं, गोल्जी बॉडी नहीं है, ये तो प्रोकैरियोट्स है। यही प्रॉब्लम तो साइंटिस्ट ने फेस किया, यही प्रॉब्लम तो साइंटिस्ट ने फेस किया कि जब उन्होंने बैक्टीरिया के अंदर डाला तो बैक्टीरिया ने प्रो इंसुलिन बना दी। अब प्रो इंसुलिन बन गया, अच्छी बात है, लेकिन बेटा इंसुलिन तो नहीं बन पा रहा है, क्योंकि मॉडिफिकेशन जरूरी है। और मॉडिफिकेशन कैसे करेगा? बैक्टीरिया को तो आता ही नहीं है वो करना। इसी प्रॉब्लम को इली लिली नाम की कंपनी ने सॉल्व किया। एनसीईआरटी ने यही लिखा है ना, इसी प्रॉब्लम को इली लिली नाम के साइंटिस्ट ने सॉल्व किया। उसने दो ई कोलाई के बैक्टीरिया ले ली, दो ई कोलाई के बैक्टीरिया ले ली। इस ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर में उन्होंने आर्टिफिशियल, खुद से बना करके, आप डीएनए को, जीन को आर्टिफिशियल भी बना सकते हो, ज्यादा बेटर है। हमने आर्टिफिशियल बनाया जीन, वो जीन बनाया जो केवल चेन ए बनाए, जो पॉलीपेप्टाइड का ए चेन बनाए। उन्होंने दूसरा जीन ले लिया आर्टिफिशियल बना करके जो चेन बी बनाए। ठीक है, तो यहां से चेन ए बन गए, यहां से चेन बी बन गए, दो बैक्टीरिया अलग अलग। एक से चेन ए बना लिया, दूसरे से चेन बी बना लिया। अब दोनों को आपस में जोड़ दिया, आपस में जुड़ गए, वो आपस में जुड़ गए और ये डायरेक्टली ह्यूमन इंसुलिन बन के निकला, जिसका नाम हुमुलिन दिया, जिसका नाम उन्होंने हुमुलिन दे दिया। प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो एनसीईआरटी का वर्ड देखना, एनसीईआरटी ने क्या बोला? दे आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड टू genes, one gene will code with the chain A, second chain will code to the, second gene will code to the chain B। तो बोलेगा कौन सा नहीं कोड हो रहा है? सी। हमें सी तो चाहिए भी नहीं, सी अगर बन भी जाता तो उसे हटाने में प्रॉब्लम होता। तो साइंटिस्ट ने बड़ा अच्छा निकाला, चेन ए को अलग, चेन बी को अलग, वापस में जोड़ दिया और ये बन गए आपके डायरेक्टली एक्टिव इंसुलिन। तो ये सबसे पहली बार यही अमेरिकन कंपनी इली लिली ने बनाया, तो ये बड़ा फेमस हो गया, जो आप बहुत डिटेल से पढ़ते हो। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? एक्टिव इंसुलिन और प्रो इंसुलिन में डिफरेंस क्या है? आंसर सी पेप्टाइड। हाउ मेनी डाइसल्फाइड बॉन्ड इज प्रेजेंट? आंसर इज द 3। ए और बी के बीच 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड, एमंग ए इंट्रा 1 डाइसल्फाइड बॉन्ड। क्लियर है? प्रॉब्लम क्या था? हमने जीन निकाला और मैंने बैक्टीरिया में डाल दी, बैक्टीरिया ने इंसुलिन बना दिया, लेकिन वो प्रो इंसुलिन बनाया, उसे एक्टिव इंसुलिन कैसे बनाओगे? हमारे पास कोई मशीन भी नहीं था और बैक्टीरिया को आता भी नहीं था, तो फेल हो गया। तो साइंटिस्ट ने इसका उल्टा उपाय निकाला, उन्होंने 2
आर्टिफिशियल जीन बनाए, चेन ए का चेन बी का, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो ये था इली लिली की कहानी। क्लियर है? कुछ समझ में आया? तो मैंने इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, पता नहीं तुम्हें कितना कैच कर पा रहे हो, तो मुझे तो मुश्किल लग रहा है। ठीक है, तो इसलिए मैं बहुत सारे एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूं, क्योंकि एक तो तुम लोग रोने लगते हो सर, ठीक है, जो मुझे दिखता है, इसलिए मैं बहुत सारी चीजें, ठीक है, तुम्हारे बोर्ड लेवल का बता देता हूँ। ठीक है, बहुत एक्स्ट्रा पढ़ोगे इतना अब आता नहीं, इतना डिटेल से आता नहीं। द लास्ट इज द आपका जीन थेरापी दे रखा हूं, जिसमें बच्चा फंसता है। यही 3 है जिसमें आप फंसते हो। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में भी शायद कुछ बच्चे को प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो जीन थेरेपी में क्या करना है? जीन थेरेपी में क्या करना है? तो सिंपल सी कहानी, हम सभी के अंदर में ये जीन है, हम में एक जीन है, मेरे अंदर, ये जीन से एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए से प्रोटीन बनेंगे, और ये प्रोटीन बनाएगा एक एंजाइम एडिनोसाइन डियामिनेज, एडिनोसाइन डियामिनेज। ये एंजाइम जो है मेरे अंदर टी लिम्फोसाइट को मैच्योर करेगा, टी लिम्फोसाइट को मैच्योर करेगा। आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, ये आपने बहुत डिटेल से पढ़ा है, ये आपको आता है। तो मैंने सिंपल बोला कि मेरे अंदर, मेरा भी कहानी मान लो, मेरे अंदर में एक जीन है, जीन से एमआरएनए बना, एमआरएनए से प्रोटीन बने, प्रोटीन से एंजाइम बना एडिनोसाइन डियामिनेज, एडिनोसाइन डियामिनेज टी लिम्फोसाइट को मैच्योर करेगा। लेकिन यूएस में एक बच्ची जो पैदा होती है, उसके अंदर में ये जीन खराब था, उसके अंदर ये जीन खराब था। तो जीन खराब है तो एमआरएनए खराब, तो प्रोटीन खराब बनेंगे या तो नहीं बनेगा, एंजाइम नहीं बनेंगे क्योंकि जीन ही नॉन फंक्शनल है। अगर नॉन फंक्शनल जीन है तो एंजाइम नहीं बनेगा, तो टी लिम्फोसाइट मैच्योर नहीं होंगे। अगर टी लिम्फोसाइट मैच्योर नहीं हुआ तो उस बच्चे के अंदर इम्यून सिस्टम वीक होगा। इसी को एक बीमारी कहेंगे स्कीड, इसी को एक बीमारी कहेंगे स्कीड, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी, इसी का नाम है स्कीड, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी। इसी बच्ची पे पहली बार बहुत सारी बीमारियां जीन की खराबी से होती है। उस पे एक्सपेरिमेंट कैसे करेंगे? तो आपके एनसीईआरटी ने एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश की कि हमने उस बच्ची पे, जो 4 साल की गर्ल लड़की थी, 1990 में, 1990 में हमने उस 4 साल की बच्ची पे एक्सपेरिमेंट किया। सर कैसे उसे ठीक करेंगे? सोचो कोई बच्ची है जिसके अंदर में वो जीन खराब है, ध्यान से सुनना, वो जीन नॉन फंक्शनल है। वो जीन अगर नॉन फंक्शनल है तो एमआरएनए नहीं बनेगा, एमआरएनए नहीं बनेंगे तो प्रोटीन नहीं बनेगा, प्रोटीन नहीं बनेंगे, प्रोटीन से एंजाइम बनते, वो भी नहीं बनेगा। एंजाइम का नाम एडिनोसाइन डियामिनेज, एडिनोसाइन डियामिनेज नहीं बना तो उसके अंदर में लिम्फोसाइट जो होता है, टी लिम्फोसाइट, मैच्योर नहीं होगा। तो मेरे पास तो 3 उपाय है। मेरे पास, मैं डॉक्टर हूं, मैं साइंटिस्ट हूं, तो मेरे पास में 3 रूल है। पहला रूल एंजाइम थेरेपी, हम उस बच्ची के अंदर में इंजेक्शन के फॉर्म में एडिनोसाइन डियामिनेज इंजेक्शन के फॉर्म में डाल देंगे। जैसे तुम्हें डायबिटीज है तो तुम्हें इंसुलिन हार्मोन दिया जाता है इंजेक्शन के फॉर्म में, इसी तरह से तुम्हारे अंदर में इम्यून सिस्टम वीक है, तुम्हें स्कीड है, तो मैंने वो एंजाइम लिया और तुम्हारे अंदर में इंजेक्शन से डाल दिया। लेकिन ये तो तुम्हें रोजाना देना पड़ेगा, ये तो तुम्हें रोजाना देना पड़ेगा, प्रॉब्लम है। दूसरा, तुम मेरा मेरा बोन मैरो ले लो, मैं ठीक ठाक इंसान हूं, मेरा इम्यून सिस्टम अच्छा है, मेरे से अंदर में एडिनोसाइन डियामिनेज भी है, तो मेरा बोन मैरो ले लीजिए, मेरा बोन मैरो निकालिए और उस बच्ची के अंदर डाल दीजिए। यानी दूसरा तरीका है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन,
बोन मैरो से कुछ सेल ले लीजिए मेरा और उस बच्ची में डाल दीजिए, लेकिन मेरा और उस बच्ची में कॉम्पैटिबिलिटी होना चाहिए, मैचिंग होना चाहिए। एक तो डोनर मिलना मुश्किल है, आपको मालूम है कि आप किसी से ट्रांसप्लांट नहीं करा सकते, मैचिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ, मैचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर मैचिंग हो भी गया तो आप किसी के अंदर ट्रांसप्लांट कराना होता है तो इम्यून सिस्टम को पहले वीक करते, इसके लिए साइक्लोस्पोरिन ए यूज करते हो। और अगर ऑलरेडी इस बच्ची के अंदर इम्यून सिस्टम वीक है और केमिकल डालेंगे तो और वीक करेंगे और प्रॉब्लम होगा। तो डोनर नहीं मिलेगा एक तो मुश्किल, मिल गया तो मैचिंग मुश्किल, और तीसरा ये बहुत महंगा है। चलो महंगा तो अलग चीज है, महंगा तो अलग चीज है, लेकिन ये सक्सेसफुल होगा नहीं होगा गारंटी नहीं है ना। तो ये भी हमारे पास उपाय नंबर 2 गलत हो गए। तीसरा उपाय जो मुझे अच्छा लगता है, जो मुझे परमानेंटली ठीक लगता है, वो है आपका जीन थेरेपी। वो है आपका जीन थेरेपी। बोले सर कैसे? ध्यान से सुनना सर, कैसे जीन थेरेपी कैसे करोगे? हम उस बच्ची को बुलाएंगे, हम उस चाइल्ड को, उस बच्ची को, 4 साल की बच्ची को बुलाएंगे, उसके अंदर से टी लिम्फोसाइट निकाल लेंगे, उस अंदर के बच्ची से टी लिम्फोसाइट निकाल लेंगे। पहला रूल, उस बच्ची से ब्लड लिया, ब्लड से टी लिम्फोसाइट निकाल लिया। इस टी लिम्फोसाइट में हम लोग बाहर से बाहर से बाहर से जीन डालेंगे, एडिनोसाइन डियामिनेज बनाने वाला जीन को डालेंगे। सर कैसे डालोगे? टी लिम्फोसाइट में आप जीन कैसे डाल सकते हो? तो हमारे लिए एक वेक्टर यूज करेंगे जिसका नाम होगा रेट्रोवायरल वेक्टर। यही क्वेश्चन आएगा, आप उस बच्ची के अंदर में जीन तो डालना चाहते हो, कैसे डालोगे? तो बोलेंगे विद द हेल्प ऑफ रेट्रोवायरल वेक्टर। लेकिन ये वायरस जब अटैक करे तो नुकसान ना पहुंचाए, तो हमें ध्यान रखना है वो वेक्टर होना चाहिए डिसआर्म्ड, उसके अंदर में डिजीज कॉज करने की एबिलिटी ना हो। डिसआर्म्ड रेट्रोवायरल वेक्टर आपको बहुत अच्छे से बताया है, तो आपको थोड़ा रिकॉल हो रहा होगा। हमने इस वायरस के हेल्प से एडिनोसाइन डियामिनेज बनाने वाले जीन को पहुंचा दिया। बोले ठीक है सर। अब लेकिन सर 3 ही तो है, 1 2 और 3 ही तो है। हाँ ये प्रॉब्लम है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक फ्लास्क ले लेंगे, इस फ्लास्क ले लेंगे, फ्लास्क के अंदर में टी लिम्फोसाइट को ग्रो करेंगे, और ये टी लिम्फोसाइट यहां पास ग्रो करेगा, फटाफट अपना नंबर बढ़ाएगा। तो अब यहां पर हमने क्या किया, यहां पर कल्चर कर दिया, सेल का कल्चर कर दिया, सेल हजारों बन गए, लाखों बन गए। अब इस लाखों में से कुछ सेल को निकालेंगे, सभी को मत निकालिएगा न तो फंस जाइएगा, सभी को मत निकालिएगा, कुछ सेल को निकालिए। मान ली 1000 सेल को निकाल लिया, इस चाइल्ड के अंदर वापस से डाल दीजिए, इस बच्ची के अंदर डाल दीजिए। तो चाइल्ड के अंदर में 1000 नॉर्मल वाले, जिसके अंदर में नॉर्मल जीन है, वो आ चुका है। तो बच्ची के अंदर में क्या करेगा, 1000 उसने लिम्फोसाइट अच्छे वाले गेन कर लिए। अब क्या होगा, तो बच्ची का इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम है, ये जो टी लिम्फोसाइट है वो इमोर्टल है, आज ना कल तो मर जाएंगे, लाइफ स्पान होगा 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने। तो इस बच्ची को बार बार यहां से देना पड़ेगा, बार बार देना पड़ेगा। एनसीईआरटी का लाइन है पीरियोडिक इन्फ्यूजन, बार बार इस बच्ची को देना पड़ेगा। रीजन, ये लिम्फोसाइट तो सर मर जाएंगे, इमोर्टल थोड़ी है। तो सर परमानेंट कोई उपाय नहीं है, इसका कोई परमानेंट उपाय नहीं, है ये बेटा केवल टेम्पररी है। देख लीजिए ये तीनों मेथड आपको टेम्पररी दिखेंगे। जीन थेरेपी, आप वहां से लिम्फोसाइट को निकालिए, उनके अंदर में जीन डाल दीजिए, बच्चे के अंदर वापस से डाल दीजिए। किसके हेल्प से? रेट्रोवायरल वेक्टर, डिसआर्म्ड रेट्रोवायरल वेक्टर।
तो सर परमानेंट हो सकता था अगर बच्ची जब पैदा होती, एम्ब्रियोनिक स्टेज में होती, तभी कर देते। अब बच्चा तुम्हारे अंदर में कैसे मैं जीन डालूं? जिस दिन तुम पैदा हो रहे थे, एम्ब्रियो बन रहे थे, उसी दिन अगर जीन डाल देते, मेरा जीन लेते, मेरा ठीक ठाक जीन है, एनसीईआरटी का लाइन है, अगर तुम मेरा जीन निकाल लेते, कहां से? मेरा बोन मैरो से वो जीन निकालते और एम्ब्रियो में डाल देते, जब वो जायगोट मोरूला में थी, डाल देते, तब क्या होता? उससे जो बच्ची बनती, उसके हर सेल में होता वो जीन, और वो हमेशा के लिए एक्टिव फॉर्म में रहते। वो परमानेंट उपाय होता, वो परमानेंट उपाय होता। तो परमानेंट किया जा सकता है अगर आप एम्ब्रियोनिक स्टेज में करें, और ये एम्ब्रियोनिक स्टेज पे करना बहुत ही डिफिकल्ट है और बैंड है, डिफिकल्ट भी है और बैंड है, ठीक है, क्योंकि इससे कुछ गलतियां भी हो सकती है। इसलिए आपके पास 3 मेथड है। एक तो एंजाइम डाल दीजिए, एंजाइम डाल दीजिए बच्ची के अंदर हर 2-2 दिन पे इंजेक्शन। दूसरा, मेरा बोन लीजिए, बोन मैरो, उसके अंदर डालिए। डोनर मैच करना मुश्किल है, डोनर मिलेगा नहीं, मैचिंग, उसके बाद में बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी है, तो बोन मैरो भी थोड़ा डिफिकल्टी लगता है। जीन थेरेपी है, मेरा सेल लीजिए, उसके अंदर में जीन डाल दीजिए, उसे आप फ्लास्क में ग्रो कीजिए, उसके कुछ सेल को बच्ची के अंदर डाल दीजिए। हाँ, लेकिन ये भी आपको पीरियोडिक, लगातार हर 2 महीने 3 महीने पे देना पड़ेगा। तो ये भी आपका कोई भी मेथड आपके पास टेम्पररी नहीं है, परमानेंट नहीं है, टेम्पररी। परमानेंट का एक ही उपाय है, बोन मैरो, एम्ब्रियोनिक स्टेज में जीन थेरेपी कराना। एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही वो जीन को अगर ऐड कर देते, तो ये हमेशा के लिए प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता ना। तो ये परमानेंट नहीं। तो चलो, मेरे में से तुम्हें बहुत सारी चीजें आज मैंने सिखा दी, नई ढंग से सिखाई, तो पता नहीं तुम्हें कितना समझ में आया। कुछ आया समझ में? थोड़ा बताओ भाई। ठीक है, तो मैंने बहुत सारी चीजें डिटेल में बताई, तो बहुत सारा बच्चे को समझ में नहीं आता है, ठीक है। अब इसलिए मैं लास्ट में कुछ कुछ नई चीजें बताता हूँ। हाँ, मैं उस टाइम बताता, बोले सर कितना टफ पढ़ाते हो, क्या क्या बता दिया, ठीक है। तो मेरे में से ये चैप्टर का लगभग, लेकिन एक चीज और मैं डिटेल से बताऊंगा, जिसका नाम होगा मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। तो किसी दिन मुझे टाइम मिला, अगले क्लास में अगर मुझे टाइम मिला, ठीक है, तो मैं आपको सिखाऊंगा मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। ये भी जितनी बार एनसीईआरटी पढ़ो, एक बार भी समझ में नहीं है। सबसे बड़ा चीज है कि एनसीईआरटी का लाइन बहुत डिफिकल्ट है इस चैप्टर में ना। तुम्हें लगता है ना बहुत छोटा चैप्टर है, बीटी कॉटन पढ़ लिया, गोल्डन राइस पढ़ लिया, खुश हो गए। नहीं, इतना आसान नहीं है। इसके डिटेल जाओगे ना तो बहुत रिसर्च है इसके ऊपर में। तो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस के साथ भी सेम प्रॉब्लम है। तो मुझे अगर टाइम मिला, मैंने बताया पहले बहुत डिटेल से तुम्हें, तो मैं शॉर्ट फॉर्म में बता दूंगा। और वो सब तो आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा ना, बायो पेटेंट, बायो पायरेसी थोड़ा आसान है। और तुम्हारा कौन इस चैप्टर में ऐसा तो कुछ बचता नहीं। चलो ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तो फिर नया चीज इसी से रिलेटेड बायोटेक ही अभी करेंगे। अभी 2 क्लास 3 क्लास मुझे बायोटेक पे ही बोलने दो, ठीक है ना। तो बहुत नया चीज तुम लोग सीखते जाओगे। चलो ठीक है, बाय बाय।